हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि, इसका 50 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका 5वां चैप्टर से जो भी हिंदी में क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हिंदी। ऑप्शन डी हिंदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, नागर शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। ठीक है, जहाँ सिक्के ढलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक ने एक ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बादशाह अकबर ने। ठीक है, बादशाह अकबर ने। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था। तो इनका व्यक्तित्व नाम क्या था? देव था। क्या था? देव था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काशी क्या है। तो 6 का आंसर हो जाएगा काशी देवनागरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये किनका है? बौद्धों का है या शैव मुनियों का है या वैष्णवों का है या जैनों का है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जैनों का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमार शासक भोज। ठीक है, परमार शासक भोज। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो कौन सी लिपि के अंतर्गत ये आते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्धा में। ठीक है, चलिए 12 नंबर नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मराठी भाषा से। ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है, किस लिपि की है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वहन। ठीक है, वहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर किर्लस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागरी लिपि में लिखी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नदी नागरी नाम दिया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध सिक्कों से है, सिक्कों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जैन धर्म से। जैन धर्म से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानियों से। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी होती है। तो देवनागरी। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम क्या है?
तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, ठीक है। 23 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा क्या? काशी को, ठीक है। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि अल बेरूनी, ठीक है, अल बेरूनी। अघोम वर्ष कौन था? 25 का क्वेश्चन है कि अघोम वर्ष कौन था? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, प्रख्यात राजकूट राजा था, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा। 26 नंबर क्वेश्चन है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित किस भाषा में है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संस्कृत भाषा में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ है? तो बेतमा कहाँ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंदौर के पास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नंदी नागरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो 30 का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि नंदी नागरी लिपि, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8वीं 11वीं सदी में, ठीक है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिद्धम कहलाती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुनाकर मुले का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुनाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 34 का नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुनाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पढ़ लिए कि महाराष्ट्र में हुआ था। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि धारा नगरी के, ठीक है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, देवनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गुनाकर मुले ने विविध विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2500 से भी अधिक, ठीक है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुनाकर मुले की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल में हुआ था, यानी कि किस काल में इस्लामी शासक का आरंभ हुआ था? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं सदी में। गुनाकर मुले की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 2009 ईस्वी में, ठीक है। नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिणी भारत से, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1020 ईस्वी, 1020 ईस्वी, ठीक है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8वीं सदी से। अगला है निबंध के लेखक हैं, इस निबंध के लेखक कौन है? तो गुनाकर मुले हैं, ठीक है। 44 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये कौन सी भाषाएं हैं? तो बताइए आप लोग। 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दक्षिण भारत की ये सब भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामायण की रचना किस भाषा में हुई बताइए आप लोग। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संस्कृत में हुआ है, ठीक है। चलिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा क्या? तो 47 का आंसर हो जाएगा निबंध है ये। चलिए दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बताइए आप लोग। 48 का आंसर हो जाएगा सी, नंदी नागरी, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया है? 49 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया?
है, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, तमिल भाषा। क्या? तमिल भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की सरहपाद किनकी कृति है? सरहपाद किनकी कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोहा कोश की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किनकी रचना है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, सरहपाद की। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मतलब एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि किनको कहा जाता है? तो सरहपाद को। किनको कहा जाता है? सरहपाद को। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो 54 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी कि गुणाकर मूल्य का। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नेवारी भाषाएं किन लिपि में लिखी जाती है? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 55 का आंसर बताइए। 55 का हो जाएगा देवनागरी लिपि में। तो यह हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 आपका VVI ऑब्जेक्टिव जो था 5वां चैप्टर का 50 VVI ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। 5वां चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग फ्री में इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।